So, good afternoon, friends. Good afternoon, all of you. So, आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ संस्कृत का पहला चैप्टर वर्ण परिचय। बेसिक ऑफ संस्कृत में दो ही चैप्टर है, एक तो वर्ण परिचय और दूसरा चैप्टर है संज्ञा प्रकरण। सो हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर वर्ण परिचय बेसिक ऑफ संस्कृत का, ठीक है। अब जिसको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है और जिसका संस्कृत कभी रहा ही ना हो, तो उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। ये शुरुआत के दो चैप्टर्स में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये दो चैप्टर के बाद कुछ टॉपिक्स पे ये जो बेसिक है संस्कृत के वो लगते हैं आगे चल के, ठीक है। जैसे कई संधि समास देखा जाए तो संधि समास वाच्य प्रयोग, ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे ये चैप्टर लेना था, लेकिन मैंने कार्य ले लिया था। ओके, सो कोई नहीं। अब हम देखेंगे आज संस्कृत बेसिक ऑफ संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर वर्ण परिचय, जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था मैंने, क्योंकि मेरा भी कोई संस्कृत नहीं था, तो मैंने भी वर्ण परिचय से ही शुरुआत किया था, ठीक है। सो अब वर्ण परिचय स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण परिचय स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्ण मतलब क्या होता है वो हमें जानना पड़ेगा। वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब क्या होता है, ठीक है। अब वर्ण मतलब क्या होता है कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, हम मुख से मतलब हम जब बोलते हमारे मुख के अंदर से जो ध्वनियाँ निकलती है वो भी एक वर्ण के फॉर्म में निकलती है। तो हम मुख से हम जो बोलते, ये जो ध्वनि निकलती है हमारे मुख से बाहर, वो ध्वनि एक वर्ण के फॉर्म में निकलती है, तो उसे हम वर्ण बोलते हैं। हम मुख से जो ध्वनियां उच्चारण करते हैं, जो ध्वनियां का उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। ओके, हम मुख से जो उच्चारण करते हैं उसे हम जो ध्वनि निकलती है हमारे मुख से, वो इसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण में दो प्रकार, वर्णों को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। वर्ण को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। पहला होता है स्वर, जो कि 9 होते हैं, और दूसरा होता है व्यंजन, जो होते कितने 33। ओके, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर होते हैं 9 और व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम स्वर क्या होते हैं, ठीक है। स्वर, और स्वर मतलब क्या है, स्वर वे ध्वनि होती है जिन ध्वनियों को बिना किसी सहायता से हम बोलते या उच्चारण करते हैं। उन ध्वनियों का बिना किसी सहायता से मतलब हमें इस ध्वनियों को क्या बोलते हैं कि जैसे कि अभी देखिए, जैसे कि ये जो ध्वनि निकल रही, जैसे ओ आ ई, हम ये जो बोल रहे स्वर, तो हमें इस स्वर को अ आई बोलने के लिए हमें कौन सी भी मदद लग रही नहीं है, कौन से दूसरे वर्ण की। हम जब ये वर्ण बोल रहे अ आ ई, तो इसको बोलने के लिए हमें कौन से दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं लग रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम स्वतंत्र ही इसको बोल रहे हैं। मतलब वे ध्वनियाँ जो हम बिना किसी की सहायता, बिना किसी वर्ण की सहायता से हम बोल रहे हैं, या हमारे मुख से वो ध्वनियाँ निकल रही है, या वो उच्चारण वर्ण निकल रहे हैं, तो वो कौन से वर्ण होते हैं, वो स्वर होते हैं। तो स्वरों को बोलते वक्त हमें किसी वर्ण की सहायता लगती नहीं है, या किसी वर्ण का जोड़ होता नहीं है उस स्वर के साथ बोलते वक्त, ठीक है। तो वर्ण तो स्वर भी है और व्यंजन भी है, लेकिन स्वर कैसे, हम स्वर को बिना किसी सहायता से बोल रहे हैं, हमको ना किसी और वर्ण की जरूरत पड़ रही है इस स्वर को बोलने के लिए, ठीक है।
तो उसे क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब स्वर वे ध्वनि होती है जिन्हें बिना किसी सहायता से बोलते हैं। स्वर वे स्वर वे ध्वनियां होती है स्वर वे ध्वनि होती है जिन्हें बिना किसी सहायता से बिना किसी सहायता से बोलते हैं। ठीक है, इसमें आते सारे स्वर, सारे 9 स्वर इसके उदाहरण में। ठीक है, वैसे उदाहरण की बात करें सारे 9 स्वर हैं। कौन कौन से 9 स्वर आपको पता है क्या? अ आ इ ई रू, अ आ इ ई उ रू, ए ऐ ओ औ, ये 9 स्वर, बस यही अच्छे स्वर। ये जो होते हैं अ आ इ ई उ ऊ रू, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ये होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? अब संस्कृत में इन सारे जो गीतों के 1 2 3 4 गीतों के पूरे अ ई ओ रू रू, अच्छा अ ई उ, अ आ नहीं है, अ ई, सारे स्वर नहीं आएंगे, बस 9 स्वर आएंगे। ठीक है, अ ई, अब ई के साथ ई आएगा। और 1 2 3 4 6 7 8, ओ ई उ रुलू, ओ ई उ रुलू। यहाँ पे और एक आएगा आपको 2 मिनट, इधर रू और इधर रू, ये 9 स्वर आते हैं। ठीक है, अ ई, अ ई उ रू लू, ए ऐ ओ औ, ये हमारे 9 स्वर जो आते हैं स्वर में। 9 स्वर, ये यही 9 स्वर होते हैं जो हम बिना किसी सहायता से बोलते हैं। इन्हीं 9 स्वरों को हम बिना किसी सहायता से बोलते हैं। ठीक है, सो क्या होता है इनका? इनको संस्कृत भाषा में ना, संस्कृत के लैंग्वेज में इनको अच स्वर कहते हैं, अच प्रत्याहार स्वर कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्याहार क्या है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जब हम नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे वहाँ पे हम आपको समझ आ जाएगा प्रत्याहार क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बोलते हैं अच स्वर। इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच स्वर। इस अ ई उ रू लू, ए ऐ ओ औ, ये हमारे अच स्वर। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया स्वर। इजी स्वर कुछ नहीं, जिन्हें बिना की सहायता से बोलते हैं और उनका उदाहरण 9 स्वर ये आते हैं, उनको अच स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन, सेकंड देखते हैं व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, अब व्यंजन क्या है? अब व्यंजन वे ध्वनि होती हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। जिन वर्णों को, ध्वनियों के, जब वे ध्वनि होती है या वे वर्ण होते हैं, व्यंजन वो वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण जिन्हें जिन्हें हम स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि बोल सकते उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम व्यंजन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब उन्हें हम व्यंजन कहते हैं जिन्हें हम जैसे क्यों, क्योंकि उदाहरण, जब हम क का उच्चारण करते हैं, जब हम क का उच्चारण करते हैं, क का उच्चारण करते वक्त क के साथ, क प्लस अ, क के साथ अ, यह शब्द उच्चारण होने के कारण होने के कारण ये हम क्या
क प्लस अ, मतलब क के साथ अ उच्चारण उच्चारण होने के कारण यह स्वतंत्र रूप से यह स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, नहीं बोला जा सकता। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि अब क, और जब अब अब उच्चार की, जो मैं उच्चार करता हूँ क के साथ हमें बैकग्राउंड में अ भी दिख रहा है, मतलब बैकग्राउंड में क की बैकग्राउंड की रिदम में हमें क प्लस अ जुड़ के हम बोल रहे हैं क, तो साथ में अ भी जुड़ रहा है, तो इसको जोड़ शब्द लग रहे हैं। इसको हम, इसको क्या लग रहा है, इसको किसी वर्ण की सहायता लग रही है। इस क को, इस क वर्ण को उच्चारण करते हुए किसी वर्ण की सहायता लग रही है, तो इसको हम तब जाके ये क हम उच्चारित कर पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। और इसे पूरे 33 व्यंजन आते हैं, और 33 व्यंजन को पता है, क ख ग घ च छ छ छ छ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये है हमारे 33 व्यंजन। ठीक है, 33 व्यंजन आपको, व्यंजन की आपको अपने मेरे बाजू में फोटो दिख रही होंगी 33 व्यंजन की, तो ये हमारे 33 व्यंजन। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने का टॉपिक है महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र इजी टॉपिक है, कुछ नहीं, आपको महेश्वर सूत्र के वर्ण पूरे पाठ करने के, 14 महेश्वर सूत्र, बस, बाकी कुछ नहीं, मेरे से ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, महेश्वर सूत्र। फिर हम देख लिया वर्ण, हमने देखा था वर्ण का इंट्रोडक्शन देखा, वर्ण के दो टाइप देखे। ओके, सो एक और व्यंजन, और व्यंजन को, और एक पॉइंट, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन को संस्कृत में बोलते हैं हलंत, उनको हल भी कहा जाता है। जितने भी सारे व्यंजन, 33 व्यंजन, इन 33 व्यंजनों को, इन 33 व्यंजनों को, इन इन 33 व्यंजनों को, इन 33 व्यंजनों को संस्कृत में, संस्कृत में हल वर्ण भी कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, हल वर्ण भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, हल वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सूत्र होता है जिसके कारण हम उन वर्णों को हल कहते हैं। उस सूत्र के अनुसार, सूत्र से, उस सूत्र के कारण ही हम उस वर्ण को हल वर्ण कहते हैं। वो सूत्र हम अभी पढ़ेंगे, महेश्वर सूत्र में ही पढ़ेंगे हम वो सूत्र। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, ये हमारा महेश्वर सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक है महेश्वर सूत्र। पहले हम 14 महेश्वर सूत्र लिख लेते, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, अब महेश्वर सूत्र लिखने के पहले अब आपको पता करना चाहिए महेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुए हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, सो सो देखिए, अब महेश्वर सूत्र को वर्ण भी कहते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें वर्ण भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। सो आचार्य पनिनी जी, जो एक आचार्य पनिनी करके एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट आपके मतलब अब संस्कृत भाषा में आचार्य बोलते हैं साइंटिस्ट को। एक आचार्य पनिनी जी थे जो तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर, भगवान शंकर ने डमरू का वादन किया था। पहली बार उन्होंने 9 बार डमरू का वादन किया था, बाद में उन्होंने 5 बार डमरू का वादन किया था। ऐसे 14 बार उन्होंने डमरू का वादन करते वक्त वो जो 9 बार 9 वर्ण का उत्पन्न हुआ, 9 बार डमरू का वादन करते वक्त 9 वर्ण के उत्पन्न हुए, 9 वर्ण उत्पन्न हुए, और फिर बाद में 5 बार डमरू का वादन करते वक्त 5 वर्ण उत्पन्न हुए, जिसके कारण मतलब ये उत्पन्न होने के कारण ये 9 और 5 वर्ण जोड़ के 14 महेश्वर सूत्र बने इस तरह। ठीक है, परिणि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने डमरू का वादन किया था। ठीक है,
और ब्रह्मा जी भगवान शंकर को स्मरण कौन दिलाता है कि पनिनी जी तपस्या कर रहे थे, कौन? ब्रह्मा जी ने। ठीक है। सो इस तरह हमारे मणिसूत्र की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति में लिखिएगा पनिनी भगवान शंकर और डमरू वादन महेश्वर सूत्र उत्पन्न। महेश्वर, ये मैंने आपको इजी स्टोरी, इजी लैंग्वेज और इजी स्टोरी बता दी एकदम शॉर्ट में। इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, अगर बताते जाऊंगा तो पूरा लेक्चर एक ही स्टोरी, ये पूरी स्टोरी चले जाएगा, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उत्पत्ति कैसे, आपको मैं शॉर्ट में देगी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, नहीं तो कि बहुत लंबी कहानी है उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये सूत्र उत्पन्न। डबल कितने बार हुआ? पहली बार हो गया 9 बार हुआ, दूसरी बार हुआ 5 बार। ठीक है, इस तरह डमरू 9 और 5 बार डमरू वादन करते वक्त जो 9 बार डमरू वादन करते वक्त 9 वर्ण उत्पन्न हुए, फिर 5 बार वादन करते वक्त 5 बार वर्ण उत्पन्न हुए। इस तरह से 9 और 5 14 मनुष्य सूत्र की उत्पत्ति हो गई। 14। ठीक है, ये थी हमारी मनुष्य सूत्र की, जिन्हें वर्ण भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति भी। ठीक है, अब 14 मनुष्य सूत्र कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। कौन कौन से मनुष्य सूत्र? अ ई उ न, अ ई उ न, रोलू क, अ ई उ न, रू लू क, अ ई उ न रू लू क, ए ओ अंग, ए ओ अंग, ए औ च, ए ओ अंग, ए औ च, ऐ औ च, हयवरट, हयवरट लन, ह य व र ट ल न, इय ननम, इय इय ननम, इय अंग, न न म, जब इय, ज भ इय, गड़ दश, घ ड़ द श, गड़ दश, जब गड़ दश, ज ब ग, जब ग ड़ द श, ख प छ, ख प छ, ख प छ, ट थ य, थ थ च, ठ थ च, ठ ठ च, ट त व, ट त व, रुको, ट त और व। ठीक है, फिर क प य, क प य, फिर श श स ह, श श स ह, फिर हल, फिर हल। ठीक है, अब सारे वर्ण के लास्ट वाला जो वर्ण है वहां पे हल का सिंबल, इसको हम हल का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है यह सिंबल, इसको हम बोलते हैं हल। ठीक है, व य ह, एक दो तीन चार पाँच छ
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गया हमारे 14 महेश्वर सूत्र। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब महेश्वर सूत्र, ये जो लास्ट के वर्ण होते हैं महेश्वर सूत्र के सभी। अब महेश्वर सूत्र कौन से हैं? अ इ उ न रू लो क ए ओ अंग ए औ च ह य व र ट ल न ज इय इय अंग न न म ज भ इय व ड़ द श ज ब ग ड़ द श ख प छ ठ थ च ट त व क प य श श स ह ह ल। मुझे तो याद ही पूरा है, आपको बस आपको याद करने का। ठीक है, ओके। सो अभी जो जितने भी लास्ट के वर्ण है, जितने भी ये जो लास्ट के वर्ण है हल वाले, जितने भी जो लास्ट के वर्ण है हल वाले, ठीक है, और यहाँ के जितने भी लास्ट के जो भी वर्ण है, इन वर्णों को, इन इन वर्णों को क्या बोलते हैं? ईतसंज्ञक वर्ण बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ईतसंज्ञक वर्ण बोलते हैं। ईतसंज्ञक वर्ण कहते हैं इन्हें। ठीक है, ओके। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ईतसंज्ञक वर्ण कहते हैं। और एक से बाद में मैं बताऊंगा पॉइंट्स, ये रफ करने का और पॉइंट लिख कर भी दूंगा। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ईतसंज्ञक वर्ण बोलते हैं। और ईतसंज्ञक वर्ण को ही हल वर्ण कहते हैं। और जो ईतसंज्ञक वर्ण है, ईतसंज्ञक वर्ण को हम क्या बोलते हैं? हल वर्ण कहते हैं। ठीक है, कौन से सूत्र से? हलंतम सूत्र से। ईतसंज्ञक वर्ण को हल क्यों बोलेंगे? कौन से सूत्र से? हलंतम सूत्र से। ये जो लास्ट के जो वर्ण है सूत्र की, वो हम क्या बोलते हैं? ईतसंज्ञक वर्ण बोलते हैं। किस सूत्र से? सूत्र तो हम ईतसंज्ञक वर्ण बोलते हैं, लेकिन अब ईतसंज्ञक वर्ण को क्या बोलते हैं? हलंतम बोलते हैं। हल वर्ण बोलते हैं हलंतम सूत्र से। वो भी मैं आपको पॉइंट्स लिख के दूंगा नेक्स्ट, जब हम पॉइंट लिखेंगे, दो चार पॉइंट लिखेंगे, उसमें आपको मैं लिखा लिख दूंगा सूत्र वगैरह। ठीक है, सो हलंतम सूत्र से हम हल वर्ण बोलते हैं ईतसंज्ञक वर्ण को। ठीक है, तो ये आपको बस इतना रखना है कि वही सूत्र के जो आखिरी के वर्ण होते हैं वो हलंतम या हल वर्ण उनको कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्याहार का जब निर्माण, प्रत्याहार निर्माण सिद्धि के वक्त यह जो वर्ण होते हैं तस्य लोप सही सूत्र से इनका लोप हो जाता है। सारे वर्णों का लोप मतलब गायब हो जाना। मतलब जब प्रत्याहार का निर्माण होता है, जब प्रत्याहार वर्णों के निर्माण होते हैं, जब प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तो तब क्या हो जाता है? इन सारे वर्णों का लोप हो जाता है तस्य लोप से इस वर्ण से। ठीक है, तस्य लोप से एक सूत्र है जिसके कारण लोप हो जाते हैं इन सारे वर्णों का। लोप मतलब जब गायब हो जाती है, सब सारे वर्ण गायब होते हैं जब प्रत्याहार निर्माण करते हैं तब। ऐसे तो ये ऐसे हम इसको रफ नहीं कर सकते, गायब हो रहे तो हम इसको रफ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये मुझे तो हम पढ़ रहे भी वही सूत्र, प्रत्याहार नहीं पढ़ रही। बस मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि प्रत्याहार के निर्माण के वक्त हलंत तस्य लोप से इस सूत्र से इस सारे वर्णों का, इस सारे हल वर्णों का लोप हो जाता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखने का बस। ओके, अब मैं आपको 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इतना ही मजे सूत्र, बस आपको पूरे मजे सूत्र ऑन द टिप ऑफ माउथ होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के मजे सूत्र के ऊपर ही क्वेश्चन, और मजे सूत्र के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, वर्ण परिचय, ये आगे चल के आपको वही सूत्र से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। आगे आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सब वही सूत्र से रिलेटेड होने वाले हैं इस वर्ण परिचय चैप्टर में। ठीक है, सो अब 2 3 पॉइंट लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लीजिए, मतलब रिमेंबर करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट, ईतसंज्ञक 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 वर्ण को हल वर्ण कहते हैं। हलंतम सूत्र से, हलंतम सूत्र से। ठीक है,
ये सूत्र है हलंतम। दूसरा पॉइंट लिखिएगा तस्य लोपस्य। तस्य लोपस्य, लोपस्य इस सूत्र से सारे हल वर्णों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और तीसरा पॉइंट लिख लिएगा जी, हमने जो भी लिखा है 1 to 14 नंबर तक, सो 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जितने वर्ण आते हैं वो स्वर में आते हैं, और 5 से लेकर 14 तक, 5 से लेकर 14 तक वो व्यंजन में आते हैं, व्यंजन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं और कितने मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर में। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन बता दो कैसे पूछेंगे और सारे क्वेश्चन से बोलो। ठीक है, सो इस चैप्टर से आपका वेटेज है 5 मार्क्स, 5 एमसीक्यू, बस इतना ही। 5 मार्क्स, 5 एमसीक्यूज ओनली। ठीक है, 5 एमसीक्यूज ओनली। आपको यहाँ से बस 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, बस इतना आप नोट कर लीजिए। 5 मार्क्स, 5 एमसीक्यूज ओनली इन यूनिवर्सिटी एग्जाम विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वर्ण परिचय चैप्टर। ओके, सब देखते क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं महिषासुर सूत्र के ऊपर। क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते कि आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि महिषासुर सूत्र में कौन से दो वर्ण दो वर्ण 2 बार आए हैं। कौन सा वर्ण 2 बार आया है महिषासुर सूत्र में, कौन सा वर्ण 2 बार आया है, ऐसा पहला क्वेश्चन। आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि महेश्वर सूत्र में महेश्वर सूत्र में महेश्वर सूत्र में के कौन सा वर्ण कौन सा वर्ण कौन सा वर्ण कौन सा वर्ण 2 बार आया है। आपको ऑप्शन में रहेगा कौन सा वर्ण 2 बार आया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी, डी। जैसे यहाँ पे रहेगा क, यहाँ पे रहेगा श, यहाँ पे रहेगा ह, यहाँ पे रहेगा तो आपको बस महिषासुर, आपको टिप ऑफ माउथ में आपको महिषासुर होनी चाहिए माइंड में, पूरा महिषासुर आपके माइंड में रट्टा होना चाहिए। तो आपको पता है क्या आएगा, ह 2 बार आए महिषासुर में। चेक कर लीजिएगा कौन सा वर्ण, ह वर्ण, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, अब सूत्र के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तस्य फिल द ब्लैंक। ठीक है, और ऐसे ये ऑप्शन रहेगा कमलस्य, स्वस्य, तरुणस्य, लोपस्य। आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी, लोपस्य। बस इस तरह का। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, 5 एमसीक्यू तो कंफर्म आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पहले तो यहाँ पे हम इस लेक्चर का हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, वर्ण परिचय का ये पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था, और साथ में इसमें एक टॉपिक भी क्लियर किया है, महेश्वर सूत्र। ठीक है, जो स्वर और व्यंजन थे वो तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, बाकी हमारा टॉपिक जो है वो महेश्वर सूत्र हुआ है। ठीक है, सो लेक्चर एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ 2-3 चीजें जो कि मैं हर लेक्चर एंड करने से पहले बताते हूँ। पहले हमारे यूट्यूब चैनल और क्या करके, आयुर्वेदा रेडी करके। दूसरा है हमारा इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रेडी करके, आयुर्वेदा रियलिटी। ठीक है,
और तीसरा है हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, वो भी आई विद रेडी करके। चौथा है हमारा कौन सा, ये टेलीग्राम चैनल, हो गया हमारा BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है। सो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन तीनों भी चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को क्या करने का है, लाइक और सब्सक्राइब, जिसके कारण आपको डेली लेक्चर्स अपडेट मिलते रहे। ठीक है। यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ, लेक्चर्स के अपडेट इंस्टाग्राम में डालता हूँ, व्हाट्सएप में डाउट डिस्कशन क्लियर करता हूँ, और टेलीग्राम में लेक्चर के लिंक साथ में लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम चैनल में आते हैं डेली। ठीक है। सो थैंक यू।